हेलो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सेस पे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, जो कि भूगोल का बुक होने वाला है। क्लास 10th की जो पुस्तक है भूगोल, उसका अध्याय फर्स्ट संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग, इसका जो हम लोग प्रश्न अभ्यास जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास जानते हैं। देखिए, पहला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको हम लोग जान लेते हैं। पहला जो प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो चलिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय। कहने का मतलब कोयला यदि एक बार कोयला का हम लोग यूज कर लेंगे तो फिर इसको बनने में, अगर ये समाप्त हो जाता है तो इसको बनने में जो है हज़ारों करोड़ों वर्ष जो है लग जाता है। कोयला को बनने में हज़ारों करोड़ वर्ष जो लग जाता है। कहने का मतलब ये जो है पूर्ण पूर्ति योग्य नहीं है और ये जो है चक्रीय नहीं है। ठीक है। और ये जो कोयला है पूर्ण पूर्ति योग्य नहीं है और ये जो है अनवीकरणीय संसाधन, इसका जो पूर्ण पूर्ति नहीं होता है और होगा भी तो इसको हज़ारों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग हो गया है। कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो देखिए, सौर ऊर्जा का अगर हम लोग इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो पहला ऑप्शन है मानवकृत, दूसरा ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य और तीसरा ऑप्शन है अजैव और चौथा ऑप्शन है अचक्रीय। तो कहने का मतलब सौर ऊर्जा जो है क्या यह पुनः पूर्ति है? तो क्या यह पुनः पूर्ति है या फिर क्या यह मानव निर्मित है? मानव ने बनाया है सौर ऊर्जा को। देखिए, मानव तो सौर ऊर्जा को नहीं बनाया है। मानव तो सौर ऊर्जा को नहीं बनाया। वही बात करें, सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है तो ये बिल्कुल पुनः पूर्ति योग्य है। अजैव, अजैव कहने को निर्जीव के इनमें तो गुण मौजूद है क्या? फिर अगला जो है अचक्रीय, क्या इनका जो है दोबारा उपयोग जो है नहीं कर सकते हैं? देखिए, इसका उपयोग जो है हम लोग बार बार कर सकते हैं, जितना मन है उतना उपयोग कर सकते हैं और ये जो है कभी नहीं ख़त्म होने वाला संसाधन है और इसका जो है पुनःपूर्ति भी अवश्य ही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो तट सीमा रेखा से जो है, तट रेखा से बताना है कितना किलोमीटर जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील। अगला बात करें हम लोग, चौथा प्रश्न जो है डाकुओं की अर्थव्यवस्था संबंधित है। तो देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था जो संबंधित है क्या संसाधनों के संग्रहण से? तो ये तो बिल्कुल नहीं है। डाकुओं का भी संसाधन संग्रहण करेंगे। वही दूसरा पढ़ेंगे तो संसाधनों के अनियोजित दोहन से, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संसाधन के अनियोजित दोहन से डाकुओं का जो है संबंध है। वही बात करें तो संसाधन के अनियोजित दोहन से ये भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन और भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने जो है किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा में निहित है? तो चलिए इसका जवाब हम लोग ऑप्शन से देते हैं। तो ऑप्शन आप लोग के सामने में है कि 10.2 किलोमीटर, या बी ऑप्शन 15.5 किलोमीटर, या सी ऑप्शन 12.2 किलोमीटर, या डी ऑप्शन 19.2 किलोमीटर। तो चलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न लोग पढ़ते हैं कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं संसाधन का परिभाषा। आप लोग को जब चैप्टर भी पढ़ा रहे थे तो संसाधन का परिभाषा बताए थे। उसमें क्या बताए थे कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतुएं वस्तुएं पदार्थ क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। चलिए इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे। इसका जो उत्तर हो जाएगा मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं
एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। वहीं बात करें भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ इत्यादि, ये सब जो है संसाधन है। वहीं हम लोग दूसरा इसका परिभाषा देखेंगे, प्राकृतिक, मानव और प्रौद्योगिकी का ऐसा संयोजन जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। संसाधन कहलाता है। तो कहने का मतलब प्राकृतिक हो या मानव हो या टेक्नोलॉजी हो, इस सब का ऐसा जो है मिश्रण, ऐसा संयोजन जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हो। क्योंकि संसाधन में तकनीक की भी अहम भूमिका है, प्राकृतिक की भी तो भूमिका है ही, और मानव भी जो है इसको उपयोग लायक बनाता है। तो ये सब का जो है संयोजन जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो वो क्या कहलाएंगे? संसाधन कहलाएंगे। वहीं बात कर ले हम लोग दूसरा प्रश्न का, तो संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। संभावी संसाधन के बारे में पहले समझते हैं। संभावी संसाधन तो कहने का मतलब ऐसे संसाधन, कहने का मतलब ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, और इसका उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। तो कहने का मतलब ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं लेकिन जो है उपयोग में लाने की संभावना भी होती है, और अभी तक जो है इसका उपयोग किया नहीं गया है, माने इसको लाने की संभावना होती है। उसी प्रकार बात करें राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका उपयोग सही से विकास नहीं हो पाया। तो राजस्थान का बात करें और गुजरात का बात करें तो वहाँ पे जो है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों जो है असीम संभावनाएं हैं, कहने का तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का, परंतु इनका उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है। तो ये ऐसे संसाधन जो है संभावी संसाधन कहलाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा संभावी संसाधन किसे कहते हैं, कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं और जिसे उपयोग में लाने की संभावना रहती है, और जिसे उपयोग में लाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, और जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। जैसे आप लोग एग्जाम्पल समझे यहाँ पे, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, परंतु अभी तक इनका उपयोग सही रूप से विकास नहीं किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं, जो अंतर दूसरा हम लोग को बताना था, संचित कोष। तो संचित कोष के बारे में समझते हैं। संचित कोष संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जिनका जो है मात्रा हम लोग को ज्ञात होती है, जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, परंतु कहने का मतलब तकनीकी और आर्थिक अभाव के कारण जो है इनका उपयोग नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, जिनकी मात्रा जो है ज्ञात होती है, पता भी होता है कि इनका मात्रा जो है इतना है, और उनका उपयोग जो है कहने का मतलब तकनीक, टेक्नोलॉजी और आर्थिक पैसा कौड़ी से भी जो है कमी होने के कारण वर्तमान में नहीं हो रहा है। हाँ, आगे फ्यूचर में हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर हम लोग का टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो जाएगा और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगा, तो अच्छा से हम लोग जो है संचित को संसाधन का जो उपयोग कर सकते हैं। चलिए जैसे में हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकता है। तो जैसे कहने का मतलब नदी पे डैम बना के जो है वहाँ से बिजली उत्पादन किया जाता है, तो ये सब की संभावनाएं जो है बहुत अधिक है, और इन सब का जो है पहले से निश्चित है कि यहाँ से ये चीज़ हो सकता है। तो आप लोग इसके अंदर समझे होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला जो प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, इसमें जो है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। तो चलिए हम लोग समझते हैं संसाधन का संरक्षण होता क्या है। तो आप लोगों को जब हम पढ़ाए थे चैप्टर तो उसमें बताए थे संसाधन का संरक्षण। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतुएं जो है संसाधन कहलाते हैं। चूँकि कुछ संसाधन जो है नवीकरणीय होते हैं, कैसे होते हैं? नवीकरणीय, और कुछ जो है अनवीकरणीय भी होते हैं, कुछ जो है अनवीकरणीय होते हैं। चलिए नवीकरणीय संसाधन तो चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन तो दिक्कत परेशानी होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधन को बनने में जो है हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि कोयला का बात किए थे अभी। अतः इसका
इस्तेमाल अगर हम लोग अच्छी तरीके से नहीं करें, अगर इन संसाधनों का उपयोग हम लोग अच्छे तरीके से नहीं करें तो आने वाला पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छी तरीके से अगर नहीं करेंगे तो, और अच्छा से करेंगे तो आने वाला पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। तो ऐसे संसाधन का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। चलिए इसका उपयोगिता जानते हैं कि संसाधन संरक्षण आवश्यक है। संसाधन संरक्षण आवश्यक है ताकि भावी यानी कि अगली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके, अगली पीढ़ियां भी इनकी उपयोग कर सके। इससे जो है पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है, इससे जो है पारिस्थितिकी संतुलन जो है बना रहता है और सतत विकास संभव हो पाता है। और सतत विकास भी जो है संभव हो पाता है कि वर्तमान में भी जो है कार्य कर रहा है और भविष्य पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जा रहा है और वर्तमान पीढ़ी में भी जो है इसका लाभ लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब संसाधन संरक्षण आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियाँ भी इनका उपयोग कर सके। इससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है और सतत विकास भी संभव हो पाता है। तो संसाधन संरक्षण आप समझें कि संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। और ये आवश्यक है क्योंकि हम लोग को जो है अगला पीढ़ी को भी देखना है और खुद की पीढ़ी को भी देखना है, खुद को भी देखना है। तो ऐसा यूज करना है जिससे जो है पर्यावरण भी संतुलन रहे और पारिस्थितिकी संतुलन रहे और सतत विकास भी संभव हो पाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 देखेंगे तो संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। संसाधन निर्माण में जो है टेक्नोलॉजी का जो है क्या भूमिका है, इसको जो है स्पष्ट करना है। टेक्नोलॉजी का जो है क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। देखिए संसाधन निर्माण में जो है, संसाधन निर्माण में कहने का मतलब संसाधन निर्माण में जो है तकनीक का बहुत अधिक जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अगर किसी देश के पास जो है संसाधन प्रचुर मात्रा में, किसी देश के पास जो है संसाधन प्रचुर मात्रा में है और तकनीक का जो है अभाव है, तकनीक का क्या है, अभाव है, तो वह संसाधन का उपयोग जो है बिल्कुल नहीं कर पाएगा, है कि नहीं कर पाएगा। जैसे जापान का बात किए थे बुक में, जापान के बारे में है कि जापान में कम संसाधन है, जापान में कैसे संसाधन, कम संसाधन है, लेकिन तकनीक वहाँ पे ज़्यादा विकसित है, जिसके कारण जो है उतना ही संसाधन में जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है कि नहीं, उपयोग से संसाधन को जो है बढ़िया से उपयोग कर रहा है। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि तकनीक का जो है अहम भूमिका। चलिए इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। तकनीक के उपयोग से किसी वस्तु को उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। तो तकनीक के उपयोग से जो है किसी वस्तु को उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। तकनीक विकास से संसाधनों के दोहन, संरक्षण और प्रबंधन में मदद मिलती है। तो कहने का मतलब इसका यूज, संसाधन का यूज, उसका बचाव और प्रबंधन, ये सब में जो है मदद मिलती है। किससे, तकनीक से। तो आप लोग समझे होंगे कि तकनीक के उपयोग से किसी वस्तु को उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। वहीं बात करें तकनीकी विकास से संसाधनों के दोहन, संरक्षण और प्रबंधन में जो है मदद मिलती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कि संसाधन के विकास में सतत विकास, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो संसाधन के विकास में जो है सतत विकास की अवधारणा को जो है व्याख्या करना है। चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। तो सभ्यता के लिए और संस्कृति के लिए, इन सभी के लिए जो है संसाधन की अहम भूमिका होती है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीका या अतिशय उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संबंधित जो है समस्याओं को जन्म देने लगती हैं, समस्याओं को जो है जन्म देती हैं। लोग मानते हैं कि ये हमें जो है नेचर के द्वारा जो है फ्री में मिला है। लोग क्या समझते हैं, नेचर के द्वारा जो है हमें फ्री में मिला है, और इनका जो है बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, दोहन करते हैं, जिसके कारण जो है पर्यावरण संबंधित आए दिन जो है समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, जन्म लेती रहती हैं, और जो है इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होता है। अतः हम लोग को क्या करना है, संसाधनों का जो है बहुत अच्छे से, कहने का मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाते हुए और भविष्य पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को क्या करना है, यूज करना है, उपयोग करना है, और सतत विकास की जो है
अवधारणा को मानना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। और यहाँ सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं करता। भविष्य की आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं करता। यह संसाधनों के संरक्षण, वहीं बात करें पुनः उपयोग और संतुलन पर आधारित होता है सतत विकास, ताकि आने वाला अगली पीढ़ी जो है, भावी पीढ़ियां भी इनका लाभ ले सके। अतः सतत विकास की अवधारणा को अपनाना अति आवश्यक है। तो सतत विकास की अवधारणा को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, जिससे जो है हम लोग का लाभ भी हो और आने वाला जो है पीढ़ी हो उस सब का भी जो है लाभ ले सके, आने वाला पीढ़ी सब भी है इसका लाभ ले सके। तो ये नहीं हम लोग समझेंगे कि संसाधन हम लोग को जो है फ्री में मिला है नेचर के द्वारा, तो जितना मन है उतना हम लोग को इसका यूज करेंगे, नहीं, ये जो है बिल्कुल गलत होगा। ये कहीं ना कहीं अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना होगा। जैसे कि आज हम लोग जल का यूज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जल का यूज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, वैसे भी जो है भारत में जो है जल की कमी है कि नहीं, कमी होने वाली भी है कि जितना लोग हैं बहुत कम मात्रा में जो यहाँ पे जल है कि नहीं। तो किसी किसी क्षेत्र में आप लोग जाओगे, जैसे बात करें हम लोग राजस्थान का, तो वहाँ पे जो है जल की बहुत किल्लत होती है, वहाँ पे टैंक भर भर के जो है जल आता है। हम लोग बिहार में तो चलिए जल का उतना समस्या जो है नहीं झेलना पड़ रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग उत्तरी बिहार में है। कहने का मतलब संसाधनों का हम लोग को बहुत अच्छे से यूज करना है कि नहीं। ये नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो जितना मन उतना हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका दोहन कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। चलिए दूसरा प्रश्न जो है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का जो है वर्णन करना है, विविध स्वरूपों का जो है वर्णन करना। चलिए इसका हम लोग विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हैं। तो आप लोग को पता होगा स्वामित्व, स्वामित्व कहने का मतलब अधिकार। तो अधिकार के आधार पर जो है संसाधन के जो है 4 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 4 प्रकार थे। एक तो व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा बात करें तो सामुदायिक संसाधन, वहीं तीसरा बात करें तो राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए जानते हैं सबके बारे में बारी बारी से। तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। वहीं बात करें व्यक्तिगत संसाधन, तो जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, कहने का मतलब ऐसे संसाधन, आप लोग क्या लिखोगे, ऐसे संसाधन जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि किसी व्यक्ति का जो है उसका घर जो है पर्सनल होगा, उस पर खुद का अधिकार होगा। वहीं बात करें उसके अंदर में जो है बगीचा होगा, क्या होगा, बगीचा, वो उसके अंदर में होगा, उस पर खुद का अधिकार होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल लिख पाएंगे, जैसे घर, तालाब, बगीचा, कुआं, ये सब पर जो है व्यक्ति का पर्सनल जो है अधिकार होता है, व्यक्तिगत जो है अधिकार होता है। अन्य जो है सामुदायिक स्तर का किसी का जो है अधिकार उस पर नहीं होता है। वहीं बात कर ले हम लोग सामुदायिक संसाधन का, किसका बात कर ले, सामुदायिक संसाधन का, तो जिनका उपयोग समुदाय करता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष का इस पर अधिकार नहीं होगा, सब जो है मिलके करेंगे। जैसे जो है तालाब हो गया, मैदान हो गया, शमशान घाट का बात कर लें, तो ये सब जो है सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात कर ले हम लोग राष्ट्रीय संसाधन का, तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, तो जो किसी देश की सरकार के स्वामित्व में होता है, तो देश के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे बात कर ले देश में जो है रेलवे सेवा हो गया, बस सेवा हो गया, मानव हो गया, ये सब जो है राष्ट्रीय संसाधन। वहीं बात कर ले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, तो जो किसी एक देश के अधीन नहीं होते हैं, जो किसी एक देश के अधीन नहीं होते। कहने का मतलब उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो है अधिकार होता है, तो उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, तो समुद्र के जो है अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का जो है उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का जो है उदाहरण है। कहने का मतलब अपने देश का जो है 200 किलोमीटर छोड़ के, 200 किलोमीटर तट रेखा से 200 किलोमीटर छोड़कर जितना खुला महासागरीय क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो है अधीन आता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो हम लोग जो है ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट जो कि था संसाधन एवं उपयोग, क्या था, संसाधन एवं उपयोग, इसका जो है पढ़ लिए हैं, है कि नहीं। इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हम लोग, और इसका जो है विस्तार से पढ़ाया गया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। आप लोग जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो है देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और इस चैप्टर में हम लोग को
और सब भी चैप्टर पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन में, जैसे भूमि के बारे में पढ़ना है, जल के बारे में पढ़ना है, खनिज के बारे में पढ़ना है, कुल मिला के जो है 5 चैप्टर और पढ़ना है संसाधन के ही चैप्टर में। तो आप लोग जो है बने रहिए हमारे चैनल पे, और आप लोग को जो है बारी बारी से जो है सभी चैप्टर का जो है पहले पढ़ाया जाएगा, फिर जो है क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, फिर लास्ट में जो है हम लोग एग्जाम व्यू से जो है इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव्स सब जो है लाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।